नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अंतिम चरण के प्रचार की। देखेंगे यूपी में किन सीटों पर कल ईवीएम में बंद होगी नेताओं की किस्मत। यूपी में कैसे उतर रहा है बीजेपी का रंग, बंगाल में ममता के आगे कैसे बुरी तरह हारी बीजेपी। बात करेंगे राजस्थान कांग्रेस की बढ़ती मुश्किलों की, मोदी राज में भारत की गिरती साख की, और बुलेटिन के आखिर में बात उद्योगपतियों पर मोदी सरकार की मेहरबानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार विधान परिषद चुनावों की तारीखों का ऐलान। 24 सीटों पर 4 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट, 7 अप्रैल को होगी काउंटिंग। रीट पेपर लीक मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का बड़ा बयान। बोले, जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होगा तब तक पेपर लीक होते रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की और बड़ी मुश्किलें। सीबीआई दोबारा करेगी दर्ज बयान। कोर्ट ने दी इजाजत। 100 करोड़ की वसूली और ट्रांसफर पोस्टिंग का है मामला। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 778 अंकों की गिरावट के साथ 55,468 पर हुआ बंद। निफ्टी 187 अंकों की गिरावट के साथ 16,605 अंक पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने उन सीटों पर अपना जोर लगा दिया है जहां 7 मार्च को वोटिंग होनी है। पीएम मोदी, सपा चीफ अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और बीएसपी चीफ मायावती लगातार रैलियां कर रही हैं। पीएम के गढ़ बनारस में आज बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई। तो किस नेता ने किस पर साधा निशाना, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूपी में 6वें चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब सियासी दल 7वें चरण की ओर बढ़ रहे हैं। 7वें चरण का चुनावी शोर 5 मार्च को खत्म हो जाएगा। ऐसे में अंतिम चरण के चुनाव प्रचार में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जौनपुर, बादलपुर, मछली शहर में चुनावी रैली की। पूर्वांचल की जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर बयानों के तीर छोड़े। अखिलेश ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय सपा सरकार में मिलता था, बीजेपी सरकार ने इसे छीन लिया। भाजपा सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी। उत्तर प्रदेश में बिजली इतनी महंगी हो गई है कि जब भी बिजली का बिल आता है तो जनता को करंट लगता है। इस बार जिनको हार का सबसे ज्यादा डर है वो पहले ही बनारस पहुंच गए हैं। इस बार न केवल जौनपुर बल्कि बनारस, चंदौली, सोनभद्र, आजमगढ़, भदोई, गाजीपुर के लोग इनका खाता तक नहीं खुलने देने वाले हैं। बीजेपी की हार का दावा करते हुए अखिलेश ने कहा कि बादलपुर की जनता इस बार बदलाव चाहती है, इसलिए बीजेपी को बदल देगी। वहीं सत्ता बदलने का दावा प्रियंका गांधी ने भी किया। मऊ की जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मजदूरों को दिहाड़ी कम मिलने लगी है, किसान को फसल का दाम नहीं मिलता है, ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ गया है। जनता को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हल करने के लिए सरकार कोई बात नहीं करती। पाकिस्तान, चीन और बुलडोजर की बात करने वाले लोग समस्याओं पर बात नहीं करते। आखिरी चरण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी पूरा दमखम लगा दिया। आज मिर्जापुर की जनता को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि साम दाम दंड भेद से सावधान होकर बीएसपी को वोट करें। बीजेपी की सरकार में महंगाई आसमान छू रही है, लोग बीजेपी से त्रस्त हो चुके हैं। बीजेपी के लोगों ने जनता से झूठ बोलने का काम किया है। विपक्ष जहां ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष बच्चों के जज्बातों से खेल रही है और नौजवान और महिलाओं को गड्ढे में धकेलने का काम कर रही है, तो वे बीजेपी के नेता अपने कामों का बखान करते हुए नजर आए। बुल और बुलडोजर का मुद्दा उठाने के साथ ही बागी नेताओं पर निशाना साधते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली बार दगाबाज ने धोखा दिया, अब की बार मौका नहीं मिलेगा। सुरक्षा सबको दी जा रही है, वहीं माफियाओं को रोकने का काम किया गया है। बुलडोजर बोलता नहीं, बोलती बंद करता है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनावों में इस बार बुलडोजर की चर्चा जमकर हो रही है। बीजेपी अपने बुलडोजर को चुनावी हथियार बना रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार बीजेपी बुलडोजर पर बैठकर चुनाव जीत पाएगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सभी दल जनता के सामने दावे और वादे कर रहे हैं। अब किसके वादों पर जनता ने भरोसा किया है, ये 10 मार्च को सामने आएगा। यूपी में 5 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। कल 6वें चरण की वोटिंग होनी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सदर सीट भी शामिल है। तो कल यानी 3 मार्च को किन सीटों पर है मतदान और किस किस दिग्गज की किस्मत होगी दांव पर, देखते हैं इसके लिए ये रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में छठवें चरण के लिए कल यानी 3 मार्च की सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। इस चरण में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिले की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में कुल 676 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ 14 लाख मतदाताओं के हाथ में है। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शलभ मणि त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा और स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है। वहीं अगर पूर्वांचल के समीकरण की बात करें तो पूर्वांचल में यादव, जाटव और मुसलमान मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। इसके चलते सपा और बसपा अपनी पकड़ को मजबूत मानते हैं, जबकि बीजेपी अपना दल, सुबह सपा जैसी पार्टी पिछड़ा और दलित मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। इस चरण में खासकर गोरखपुर, कुशीनगर, बलिया जिले की सीटों पर नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर दिग्गजों के बीच मुकाबला है। इस चरण में योगी सरकार के 5 मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। इस चरण में जिन उम्मीदवारों पर विशेष नजर है उसमें गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ, फाजल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य, तमकुहीराज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, देवरिया से शलभ मणि त्रिपाठी, फेफना से उपेंद्र तिवारी, बलिया से दयाशंकर सिंह की किस्मत दांव पर है। यानी सभी 57 सीटों में से खास तौर से इन सीटों पर छठवें चरण में नजर है और मुकाबला बेहद रोचक नजर आ रहा है। लेकिन योगी के मंत्री अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब 10 मार्च को ही मिलेगा। बीजेपी के लिए इस बार मुकाबला बेहद मुश्किल हो गया है। विपक्षी दल तो पहले से ही दावा कर रहे हैं कि यूपी में बीजेपी की हार तय है, लेकिन अब यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों के तेवरों से भी यह साफ होने लगा है कि बीजेपी के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। अयोध्या के नाम पर बीजेपी यूपी जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन अयोध्या में ही उसे झटके मिल रहे हैं। यहां भगवा रंग पर हरा रंग चढ़ने लगा है। अयोध्या में राम मंदिर के सहारे यूपी की सत्ता पर फिर से काबिज होने का सपना देख रही बीजेपी के सपने अयोध्या से ही टूटते दिख रहे हैं। रामनगरी का रंग अचानक बदलने लगा है। कुछ दिनों पहले तक भगवा रंग में रंगी अयोध्या पर अब हरा रंग चढ़ने लगा है। अब अगर इसे राजनीतिक परिणामों की ओर इशारा समझे तो साफ है यूपी में अब सपा का शासन आने वाला है। रंग परिवर्तन का ये खेल सरकारी विभागों में शुरू हो चुका है। अयोध्या के डीएम आवास पर लगे भगवा रंग के साइन बोर्ड को हटाकर अब हरे रंग का बोर्ड लगा दिया गया है। साइन बोर्ड बदलने का कारण अभी तक यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया है, क्योंकि भगवा साइन बोर्ड में कोई कमी नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक उसकी जगह हरे रंग का बोर्ड लगा दिए जाने से कई राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लगे हैं। हरे रंग को समाजवादी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर सपा समर्थक भी इसे लेकर कई तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सपा समर्थक दावा कर रहे हैं कि यूपी में सरकार बदलने जा रही है, इसलिए अफसर भी डर के मारे अपने आप को सपा का करीबी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों को पता चल चुका है कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने ट्वीट किया, योगी के इशारे पर नाचने वाले अफसरों के होश उड़े। आनन फानन में कहीं सड़कों पर गड्ढे भरने लगे तो कहीं साफ सफाई शुरू करा दी। डीएम अयोध्या समेत तमाम अफसरों के कान खड़े हो गए। आजमगढ़ में 5 वर्ष बाद 24 घंटे निर्बाध बिजली शुरू हो गई। सपा समर्थक भगवा की जगह हरा रंग चढ़ने से खुश दिख रहे हैं, तो वहीं अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। जिला अधिकारी कार्यालय के बोर्ड का रंग बदला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे का रंग उड़ गया। ये सत्ता बदलने का संकेत भी दे रहा है। बीजेपी सिर्फ यूपी में ही मुश्किल में नहीं है, उसकी मुश्किलें बंगाल में भी बढ़ती जा रही हैं। बंगाल की सत्ता पर कब्जे का सपना देखने वाली भगवा पार्टी अब विपक्ष की कुर्सी भी नहीं बचा पा रही है। बंगाल निकाय चुनावों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला। चलिए इसके लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की सियासत में कदम जमाने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी। चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर उपचुनाव, हर बार दीदी के सामने बीजेपी का दम निकला है। अब एक बार फिर बीजेपी ने 108 नगर पालिकाओं पर हुए चुनावों में उम्मीद लगाई थी, मगर इस बार भी कमल नहीं खिल सका। सामने आए नतीजों के मुताबिक 108 में से करीब 102 सीटें टीएमसी जीत चुकी है, जबकि बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई। यहाँ तक कि बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले उत्तर बंगाल में भी दीदी की दहाड़ ने बीजेपी को परास्त कर दिया। शिवेंद्र अधिकारी के गढ़ कांठी नगर निगम में भी टीएमसी का दबदबा रहा। निकाय चुनावों में बीजेपी को मुख्य विपक्षी दल की हैसियत भी नहीं मिल पाई। टीएमसी के बाद दूसरे नंबर पर सीपीएम रही है। वोट शेयर के मामले में भी सीपीएम ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। सीपीएम को 12% और बीजेपी को 9% वोट मिले हैं। अपनी इतनी जबरदस्त हार से बीजेपी बौखला उठी है। उसने सभी 108 नगर पालिकाओं में फिर से मतदान की मांग की है। इससे पहले भी वो राज्य चुनाव आयोग से संपर्क कर दिनहाटा समेत सभी 108 नगर पालिकाओं में चुनाव रद्द कराने और पुनः मतदान की मांग कर चुकी है।
पार्टी का आरोप था कि राज्य में निष्पक्ष रूप से चुनाव नहीं हुए हैं। यहां तक कि बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी टीएमसी को घेरा था। लेकिन इस बार घेराबंदी के बावजूद आज मतगणना कराई गई और नतीजों ने टीएमसी को गदगद कर दिया, जबकि एक बार फिर बीजेपी को निराशा हाथ लगी है। नतीजों पर खुशी जताते हुए ममता बनर्जी ने कहा, एक और शानदार बहुमत के लिए मां माटी मानुष का हार्दिक आभार। नगर पालिका चुनाव में जीतने वाली टीएमसी के सभी उम्मीदवारों को बधाई। बंगाल में बीजेपी अब 2 नंबर से 3 नंबर पर पहुंच गई है। बीजेपी लगातार कमजोर होती जा रही है, तो कांग्रेस की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं चल रही, खासतौर पर वहां जहां सरकार उसकी है। जी हां, राजस्थान कांग्रेस की कला शांत होती नजर नहीं आ रही है। अशोक गहलोत लंबे वक्त से राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक लगाए हुए थे और जब उन्होंने नियुक्तियां की तो पार्टी में बवाल मच गया। किसी भी राज्य से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान की खबरें आना आम बात है। ऐसी ही कुछ खबरें आ रही हैं राजस्थान से, जहां पर राजनीतिक नियुक्तियों पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। मामले में बीजेपी की तरफ से कोर्ट में जाने की धमकी दी गई है, जिस पर अब कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है। दरअसल राज्य के तमाम निगमों और संस्थानों में नेताओं की नियुक्ति करने और उन्हें कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा देने पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने गहलोत सरकार के इस निर्णय को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। राजेंद्र राठौर ने कहा है कि सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अब इसका जवाब देते हुए प्रदेश के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास ने कहा है कि बीजेपी जल्द से जल्द कोर्ट में चुनौती दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इतना ही नहीं, खजरियावास ने आगे कहा कि सुर्खियों में रहने के लिए बीजेपी के नेता सिर्फ बयानबाजी और लेटरबाजी करते हैं। एक तरफ तो सत्ता पार्टी विपक्ष से जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की मुसीबत खुद उसके ही नेताओं ने बढ़ा रखी है। इसे लेकर गहलोत सरकार के अंदर ही घमासान छिड़ गया है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में पार्टी में सुलह कराने की कांग्रेस हाईकमान की कोशिशें एक बार फिर से फेल हो रही हैं। दरअसल राज्य सरकार की तरफ से 74 नेताओं के नामों की घोषणा की गई, जिन्हें निगम और संस्थानों में सदस्य और चेयरमैन जैसे पद दिए गए। लेकिन इनमें से सचिन पायलट के करीबी 2 सीनियर नेताओं ने पद लेने से इनकार कर दिया। यानी इस समय कांग्रेस हर तरफ से घिरी हुई है। कुर्सी ना मिले तो नाराजगी, मिले तो नाराजगी, राजनीति के रंग अलग हैं। अब गहलोत सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी, ये देखना होगा। लेकिन देश के सामने जो चुनौतियां हैं उससे कौन निपटेगा? मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में भारत हर मोर्चे पर पिछड़ता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि भारत के पड़ोसी भी उससे आगे निकल गए हैं। मोदी सरकार देश में विकास का डंका बजाए नहीं थकती है। हर मंच से पीएम मोदी विकास का राग अलापते हैं, लेकिन क्या वाकई देश में विकास हो रहा है? क्या भारत तरक्की की ओर जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने का जो एजेंडा सामने आया है, उसमें भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से पिछड़ गया है। भारत इस सूची में पिछले साल के मुकाबले 3 पायदान फिसलकर 120वें स्थान पर पहुंच गया है। ताजा रैंकिंग के मुताबिक भारत पड़ोसी पाकिस्तान को छोड़कर अपने सभी पड़ोसी देशों से पीछे है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में भूटान 75वें, श्रीलंका 87वें, नेपाल 96वें और बांग्लादेश 109वें पायदान पर है। भारत का कुल सतत विकास लक्ष्य का अंक 100 में से 66 है। रिपोर्ट के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर जिंदगी के मुद्दे पर भी भारत का खराब प्रदर्शन रहा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल भारत भूख को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहा। सतत विकास का एजेंडा 2030 को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने धरती पर शांति और समृद्धि कायम करने के लिए 2015 में अपनाया था। वैश्विक भागीदारी के जरिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सतत विकास के 17 लक्ष्य तय किए गए हैं, जिसे भारत पूरा नहीं कर पा रहा है। राज्यों की तैयारियों की बात करें तो 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में झारखंड और बिहार सबसे कम तैयार हैं। इस मामले में केरल अव्वल है, वहीं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे पायदान पर गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड है। इस लक्ष्य को हासिल करने की तैयारियों के मामले में केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है, दिल्ली, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी दूसरे स्थान पर है, वहीं अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत विकास के मामले में किस कदर पिछड़ गया है, लेकिन बावजूद इसके मोदी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालती है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि देश की रैंकिंग में गिरावट की वजह मुख्य रूप से भूख, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली, लैंगिक समानता की चुनौती है।
अब इन चुनौतियों को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, लेकिन वो कुछ भी सुधारने को तैयार नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात उद्योगपतियों पर मोदी सरकार की मेहरबानी की। विपक्ष हमेशा से ही मोदी सरकार पर मित्रों की सरकार यानी उद्योगपतियों की सरकार होने का आरोप लगाता आया है। हालांकि सरकार अपनी सफाई पेश करते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देती आई है, लेकिन आर्थिक तंगी के दौर में भी चुनिंदा उद्योगपतियों की लगातार बढ़ रही संपत्ति बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है और विपक्ष के आरोपों पर मोहर लगा देती है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में अब किस पर मेहरबान है मोदी सरकार। मोदी सरकार के राज में सिर्फ कुछ उद्योगपति ही फल फूल रहे हैं और उनकी चांदी हो रही है। ये आरोप है विपक्ष का, जो सही साबित होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि अब मोदी सरकार एक उद्योगपति पर इस कदर मेहरबान हुई है कि मात्र 5 साल में उस उद्योगपति का नाम अमीरों की सूची में 250 से टॉप 10 में आ गया है और वो खुशकिस्मत उद्योगपति अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी है। इतना ही नहीं, गौतम अडानी ने एक बार फिर मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 59 साल के अडानी की नेटवर्थ 89.6 अरब डॉलर पहुंच चुकी है। आज अडानी की संपत्ति में 1.9 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, वहीं अंबानी की संपत्ति में 42 मिलियन डॉलर की कमी हुई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी की संपत्ति में इस साल तक 7.66 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। इसी के साथ अडानी इस साल दुनिया में सबसे तेज कमाई करने वाले अरबपतियों में तीसरे नंबर पर है। फोर्ब्स के मुताबिक साल 2017 में गौतम अडानी की कुल संपत्ति 5.8 अरब डॉलर थी और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 250वें नंबर पर थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का काम भी अडानी समूह को दिया गया है। इसके अलावा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कमान भी अडानी ग्रुप के पास है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स अडानी समूह की झोली में जा गिरे हैं, जिससे उनकी संपत्ति में दिन पर दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।